जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर घर्षण से संबंधित क्वेश्चन। जी हाँ, यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। वैसे आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, लेकिन जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर घर्षण चैप्टर से होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है घर्षण अर्थात फ्रिक्शन का कौन सा नियम है। अब ये सारे ऑप्शनों को आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार पे निर्भर नहीं करता है। हालांकि ये तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि घर्षण का नियम जो है यही कहता है कि संपर्क क्षेत्रफल और सतह के आकार पर ये निर्भर नहीं करेगा, लेकिन सतहों की प्राकृतिक और अविलंब जो प्रक्रिया होती है उस पर निर्भर करता है। ये इसका नियम है और इसी कारण ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। वैसे यहाँ पे बी ऑप्शन भी दिया गया है कि घर्षण बल अविलंब प्रक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि घर्षण जो बल होता है ये अविलंब प्रक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो घर्षण बल जो होता है अविलंब प्रक्रिया के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका वैसे गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया घर्षण बल गति की दिशा में कार्य करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो हमेशा वस्तु की गति या गति की जो प्रवृत्ति होती है उसका विरोध करता है, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है, तो ये साथियों निर्भर करता है, क्योंकि घर्षण बल जो है सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, तभी तो खुदरी सतह पर ये घर्षण अधिक होता है। तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत है। जो हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार हम चलें तो केवल आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है गतिमान वस्तु पर घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो ये जो होती है वस्तु की गति के विपरीत होती है, मतलब उल्टा होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि घर्षण बल जो होता है हमेशा वस्तु की गति या गति करने वाली जो प्रवृत्ति है उसका विरोध करता है। और इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो गति की विपरीत दिशा में होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी ए ऑप्शन दिया गया वस्तु के गति पर झुकी हुई, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि घर्षण बल जो होता है ये संपर्क सतह के समानांतर कार्य करता है। ये झुकने का और कोण एंगल बनाने का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और वस्तु के समानांतर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि घर्षण बल जो होता है समानांतर कार्य तो करता है, लेकिन प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि दिशा क्या होती है, तो ये दिशा से समानांतर से कोई मतलब नहीं है, ये अलग चीज होता है, ये गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन दिया गया वस्तु के लंबवत, तो वस्तु के लंबवत दिशा में कार्य करने वाला जो बल होता है वो सामान्य प्रक्रिया होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये घर्षण बल कभी भी यहाँ पे लंबवत दिशा में कार्य नहीं करता है, हालांकि इससे संबंधित ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये ऑप्शन आपका वैसे ही है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन गलत होगा, केवल यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संपर्क सतहों के बीच कौन सा बल अविलंब प्रक्रिया के समानुपाती होता है। तो ये होता है घर्षण बल। जी हाँ, घर्षण बल, क्योंकि इसी में तो यहाँ पे सूत्र होता है F बराबर यहाँ पे म्यू आर हो जाता है। तो जहाँ यहाँ पे आर जो होता है ये अविलंब प्रक्रिया होती है, और इसे घर्षण बल जो होता है अविलंब प्रक्रिया के समानुपाती होता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है वाहनों के सड़क पर चलने में पहियों और सड़क के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो ये घर्षण बल होता है, क्योंकि वाहनों की जो गति होती है पहियों और सड़क के बीच जो उत्पन्न घर्षण होता है, और ये घर्षण के कारण ही ये संभव होता है कि गाड़ी जो होती है आगे बढ़ पाती है। यदि घर्षण ना होता तो वाहन जो होता फिसल जाता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है
उपयोगी घर्षण कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया सिलेंडर में रिंग्स। हालांकि ये कोई उपयोगी नहीं है, घर्षण उत्पन्न होता है, लेकिन अधिक घर्षण से एक तरह से ऊर्जा हानि और घिसाव जो होता है बढ़ता है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे क्रैक सॉफ्ट वेयरिंग दिया गया, ये भी गलत होगा। विल हैव वेयरिंग दे, ये भी गलत होगा। ये आपका सही हो जाएगा डी, ब्रेक शू लाइनिंग। जी हाँ, इसलिए यहाँ पे आपका ब्रेक शू लाइनिंग जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक शू लाइनिंग में क्या होता है कि घर्षण जो होता है एक तरह से वहन को रोकने के लिए आवश्यक होता है, तो इसलिए उपयोग जो इसका किया जाता है घर्षण में सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पे किया जाता है। ब्रेक शू लाइनिंग में घर्षण जो होता है उपयोगी होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अपव्ययी मतलब कि हानिकारक घर्षण कौन सा है, मतलब कि हानि पहुंचाने वाला। तो ये आपका है रियर एक्सल गियर। जी हाँ, रियर एक्सल गियर में क्या होता है, ये जो घर्षण होता है ये ऊर्जा की हानि होता है, ये गर्मी द्वारा उत्पन्न होता है और घिसाव के कारण ये बनता भी है। तो इससे क्या होता है, कम यदि करते हैं तो कम करने के लिए स्नेहन, जिसको हम लुब्रिकेशन बोलते हैं, ये क्रिया इसमें किया जाता है। तो यही तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अपव्ययी मतलब कि हानिकारक घर्षण कौन सा है। तो ये आपका रियर एक्सल गियर जो आता है इसमें यहाँ पे अपव्ययी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निर्भर करता है साथियों सतहों के संपर्क सतहों पर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि घर्षण बल जो होता है एक तरह से देखा जाए तो संपर्क सतहों की जो प्रकृति होती है उसी पे निर्भर करता है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था। तो खुरदरे सतहों में घर्षण जो होता है अधिक होता है और चिकनी जो सतह होते हैं उसमें घर्षण कम होता है। और ये पूछा जा रहा है कि घर्षण बल किस पे निर्भर करता है। तो ये संपर्क सतहों पे निर्भर करता है कि घर्षण कैसा है, उसके अनुसार ये काम करता है। क्लियर है? हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है घर्षण गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको साथियों जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया कि यह घर्षण बल और अविलंब प्रक्रिया के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है घर्षण गुणांक का जो सूत्र होता है ये होता है म्यू बराबर होता है एफ अपान आर। ठीक है, एफ अपान आर होता है। तो इसमें एफ जो होता है ये घर्षण गुणांक को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि ये जो होता है ये घर्षण गुणांक को व्यक्त नहीं करता, ये घर्षण बल को व्यक्त करता है। और आर जो होता है ये अविलंब प्रक्रिया होती है। और इसी को देखते हुए हम यहाँ पे बी ऑप्शन को सही मारेंगे कि यह घर्षण बल और अविलंब प्रक्रिया के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। और यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घर्षण गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ये बल और अविलंब प्रक्रिया के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, तभी तो म्यू बराबर एफ अपान आर होता है, इसी के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? व्यक्त मतलब यहाँ पे दर्शाया जाता है कह सकते हैं, या लिखा जाता है या इंडिकेट किया जाता है, ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हैं। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सूत्र इसका होता है म्यू बराबर होता है एफ अपान डब्ल्यू। ठीक है, एफ अपान डब्ल्यू होता है। और सूत्र में कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन आपका सही, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। म्यू बराबर एफ अपान आर, जो कि सतह जो समतल सतह होता है उसमें आर बराबर डब्ल्यू हो जाता है। तो कई यहाँ पे कारणों से यहाँ पे म्यू बराबर एफ अपान डब्ल्यू भी लिखा जाता है, तो इसी कारण ये आपका सही है। बाकी सारे जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए ये सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं, रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है घर्षण गुणांक को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको म्यू, जो कि यहाँ पे मैंने आपको अभी सूत्र लिख के बताया था, तो उसमें मैंने यहाँ पे यू की तरह ये बनता है, ये म्यू इसको बोला जाता है। तो ये इसको म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बाकी यहाँ पे ए दिखा गया तो इसको तो अल्फा बोला जाता है, और ये आपका बीटा हो गया, और ये वाई की तरह इसको गामा बोला जाता है। ये सभी चीज़ आसान है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 11 को।
जिसमें पूछा जा रहा है यदि दो वस्तुएं संपर्क में हो और स्थिर व्यवस्था में हो तो उस घर्षण को क्या कहा जाता है? तो उसी को बोला जाता है स्थैतिक घर्षण। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण जो होता है दो संपर्क सतहों के बीच जब कार्य करता है तब ये देखने को मिलता है, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष ये स्थिर होता है और गति जो होता है जो प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होने से पहले तक ये कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थैतिक कारण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? सभी कथनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ए ऑप्शन है सीमांत घर्षण स्लाइडिंग घर्षण के बराबर होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीमांत घर्षण जो होता है अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है। जो गति प्रारंभ होता है उस प्रारंभ से ठीक पहले ये केवल काम करता है, और ये तो बराबर की बात किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ये कम होता है, अधिक नहीं होता है। और सी ऑप्शन दिया गया स्लाइडिंग घर्षण सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। क्योंकि साथियों सीमांत घर्षण जो होता है वो गति प्रारंभ होने से ठीक पहले का अधिकतम घर्षण होता है, तो गति शुरू होने पर स्लाइडिंग घर्षण ये कार्य करता है जो सीमांत घर्षण से कम होता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि वस्तु को ढलान पर ऊपर की ओर चलाना हो तो बल का सूत्र क्या है? तो इसमें बल का सूत्र होता है यहाँ पे P बराबर W, जो कि यहाँ पे दिया गया, लिखा भी गया, आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, W साइन थीटा प्लस और यहाँ पे फाई अपान कास, ये आपका हो जाता है फाई। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। इसका जो सूत्र होता है यही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या होगा? तो इसमें आपका टेन थीटा हो जाता है। क्या होता है? टेन थीटा हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्योंकि म्यू बराबर टेन थीटा होता है सूत्र में, तो जो एंगल निकाला जाता है म्यू बराबर टेन थीटा से निकाला जाता है। तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिकल है उसके अंतर्गत आप देखें तो ये आपका टेन थीटा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया दाब बढ़ाना। हालांकि दाब बढ़ाने से इसका मतलब नहीं होता है, क्योंकि स्नेहक का मुख्य जो कार्य होता है दाब बढ़ाना नहीं होता है। इसका उपयोग जो होता है चलने वाले जो भाग होते हैं उसके बीच एक तरह से घर्षण या घिसाव होता है उसको कम करने का होता है। दाब बढ़ाने से इसका मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो दिया गया है आपका घर्षण कम करना, ये आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही दिया गया है। स्नेहक दो सतहों के बीच एक पतली एक परत बनाने का काम करता है। इससे क्या होता है कि संपर्क जो होता है कम होता है, और इससे घर्षण ताप और घिसाव जो होता है वो भी कम होता है। तो ये आपका वही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विकफील्ड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार का स्नेहक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है लुब्रिकेटिंग आयल। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लुब्रिकेटिंग आयल। क्योंकि विकफील्ड प्रणाली में क्या होता है, कपास होता है या फेल्ट होता है, उसकी विक द्वारा एक तरह से तेल जो होता है धीरे धीरे मशीन के अलग अलग जो भाग होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लुब्रिकेटन आयल का उपयोग इसमें यहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है, अलग अलग पार्टों तक यहाँ पे ले जाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस स्नेहन प्रणाली में रिंग आयलर द्वारा तेल को लगातार भागों पर उछाला जाता है? तो इसको बोला जाता है स्लैप्स फील्ड प्रणाली। जी हाँ, ये आपका आता है स्लैप्स फील्ड प्रणाली के अंतर्गत। ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है
सामान्य उपयोग में स्नेहन प्रणाली के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो 3, तो इसमें ग्रेविटी फीड आता है, फोर्स फीड आता है, स्लैब्स फीड आता है, यही 3 होता है। जैसे यहाँ पे सी ऑप्शन दिया भी गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उपयोग की जाने वाली जो प्रमुख यहाँ पे स्नेहन प्रणाली होती है उसमें ग्रेविटी फील्ड होता है, फोर्स फील्ड होता है, स्लैब्स फील्ड होता है, यही इसका सिस्टम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।